एक्सेलरेशन ज्यादा, उसकी जो रिटार्डेशन है वो जैसे जैसे दूर जाता जा रहा है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो सेकेंड हाफ में ज्यादा पीछे को खींची जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा लगेगी, तो ये कितना आ जाएगा T/6। इंटरेस्टिंगली आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो कि यहां से यहां आने तक कितना टाइम लगेगा, फिर वापस। अच्छा, यहां तो मैंने देख लिया, लेकिन क्या ये चीज ऐसी है कि ये भी R/2 है, ये भी R/2 है, मीन पोजीशन से R/2 के लिए तो T/12 लगता है, क्या R/2 से मीन पोजीशन तक T/12 लगेगा? ये टाइम आप खुद निकालने की कोशिश करोगे। R/2 टू 0, 0 टू R/2 तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, T/12 आया था। T फॉर R/2 टू R, ये T/6 आ गया है, तो R टू R/2 निकाल सकते हो, कितना आएगा? ये अगर पहले से निकाल के ये टाइम्स रख लोगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में बड़ी आसानी से काम चल जाता है। वहां से पूछते हैं कि आपका एक तरफ R/2 से दूसरी तरफ R/2 में कितना टाइम लगता है, ये पता है तो ऐड कर दो। अब ये चीजें करनी है आपने खुद, इक्वेशन अब कौन कौन सी यूज होगी वो आपको पता है, ठीक है। सो ये वाली जो इक्वेशंस है न्यूमेरिकल्स में इस तरह से यूज करोगे आप, ऐसे ही प्रॉब्लम्स आती हैं। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू R/2 द अदर एंड, तो टाइम आपको अगर बाइफरकेटेड पता है तो आपको सारे टाइम्स बाद में निकालने आ जाते हैं। या आपको पता है कि कहते हैं कि एक पार्टिकल R/2 पे है मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दूसरा R/2 है मीन पोजीशन के दूसरी तरफ, एक -R/2 से पॉजिटिव चल रहा है, एक इससे चल रहा है, तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा, कैसे निकालोगे? अगर इन दोनों का टाइम डिफरेंस पता है तो ω/t फेज डिफरेंस आ गया। सो ये चीज आपको बहुत हेल्प करने वाली है। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी चीज पे आती हैं। ये कैलकुलेट करके रखना चाहिए आपको, मीन से R/2 से R टू R/2 टू मीन पोजीशन। ये अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली एडिशन सब्ट्रैक्शन से सवाल कर सकते हो, वहां पे आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शॉर्टकट से काम चल जाएगा। सो दैट वाज अबाउट वेलोसिटी। मैं साथ साथ इसके वेलोसिटी के डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ्स भी बना रहा हूं। मेरी y की इक्वेशन है R sin ω/t, तो सीधी सी बात है कि साइन कर्व बनेगी 0, T/4, T/2, 3T/4 और T इन टर्म्स ऑफ एंगल π/2, π, 3π/2 and 2π, and this is either T or theta. Theta means ω/t. अगर हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहे हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम और थीटा बना रहे हैं, तो वेलोसिटी का जो ग्राफ है ये हमारे पास R है मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू भी यहां पे -R है। R की जो वैल्यू है ये मैक्सिमम R ω होगी और मिनिमम होगी हमारे पास -R ω, वेलोसिटी की वैल्यू। So this is -R ω and the graph is a cosine curve. R की वैल्यू आपने देखा वो R ω cos ω t होती है, वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड R ω ऑन बोथ साइड्स और एक कोसाइन कर्व बनेगा। एक्सेलरेशन की देखोगे तो वो -y के प्रोपोर्शनल है, तो एक्सेलरेशन की जो है ग्राफ जो बनेगा वो इनवर्स साइन वेव बनेगा, और इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ω² R और -ω²। So that is how you can draw the graph of displacement, velocity and acceleration of a particle.
Now I can find general expression for time period in SHM. And for that what I need to do is, या तो मैं एक काम कर सकता हूं, a की वैल्यू पता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, a is equal to omega square y, omega square is a upon y, और omega is equal to under root a upon y। ओमेगा को पुट कर दीजिए, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन वाई, और टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट वाई इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। y upon a means displacement upon acceleration. This is one way to find the time period. That is how you should be doing. अगर आपको पहले कहा जाता है कि एक मोशन दे दिया गया, फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ ए वर्टिकल मास अटैच टू ए स्प्रिंग, मोशन देने के बाद कहा गया कि प्रूव करो ये एसएचएम है। पहले तो उसकी आपको एक, देखिए मेथड क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स से स्टार्ट करना है आपने काम। दिस इज कॉल्ड फोर्स मेथड। एक होता है एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड तो शायद हम आज नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन फोर्स मेथड में क्या है, आप रिस्टोरिंग फोर्स ढूंढिए, रिस्टोरिंग फोर्स से आपको एक्सेलरेशन मिलेगी, एक्सेलरेशन से आपको इस इक्वेशन से टाइम पीरियड मिल जाएगा। यहां अगर रिस्टोरिंग फोर्स पता है तो आप डायरेक्टली भी काम कर सकते हो। एक्सेलरेशन जो है अगर हम इस तरीके से चलें, F इज इक्वल टू माइनस के वाई या के एक्स है, तो इट मीन्स A इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम वाई। अगर मैं जनरल इक्वेशन से इसको रिलेट करूं तो ओमेगा की वैल्यू यहां पे अंडर रूट के बाय एम है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम है, तो यहां से हमारे पास t की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के आ जाएगी। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपके नंबर। बेटा ओमेगा को 2 पाई बाई टी पुट कर दो ना, 2 पाई बाई टी। हाँ, तो t की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी 1 बाई टी आएगी दोनों केसेस में। यहां पे अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 1 बाई 2 पाई अंडर रूट के बाई एम आई। So that is how you will be finding the expression for time period in SHM. अब कुछ आपके पास केसेस हैं जिसका आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। Now you let me know whether I need to do that or not. सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आप निकाल चुके हो, उसके डेरिवेशन में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। किस तरह से किया है आपने? हैव यू कंसिडर्ड द सिंपल हार्मोनिक एज ए लीनियर ऑसिलेटर और एज ए रोटेशनल और एंगुलर एसएचएम की तरह से किया है? एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स से किया था, एक्स इज इक्वल टू थीटा अपॉन एल अपॉन आर करके किया होगा। तो इट मीन्स आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पेंडुलम को लीनियर ऑसिलेटर लिया। लीनियर ऑसिलेटर मीन्स आपने उसको एक लाइन मान के चले होगे, तभी उसको एक्स मान लिया था, लेंथ ऑफ द आर्क और डिस्प्लेसमेंट को इक्वल मान के किया था। आप इट मीन्स कि रोटेशनल एसएचएम आपने रोटेशनल एसएचएम किया, एंगुलर एसएचएम जिसको बोलते हैं, उसकी जनरल इक्वेशन अगर आपके असाइनमेंट में कुछ आपको प्रॉब्लम आई है उसके बिना चल रहा है ना काम आपका? अच्छा, चलिए, अगर मुझे लगता है कि फिर शायद उसकी जरूरत ना पड़े आपको एंगुलर एसएचएम की, क्योंकि अब उसके लिए इतना हमारे पास आज तो टाइम नहीं होगा कि उसको पूरा हम कंप्लीटली डिस्कस करें।
क्योंकि ये एंगुलर एसएचएम देन फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम के केस में आपको एंगुलर एसएचएम की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज उसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ती। इफ यू आर गोइंग फॉर ओनली सिंपल पेंडुलम एंड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशंस ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग की ऑसिलेशन का फॉर्मूला डिराइव किया हुआ आपने 2π√m/k वाला, Yes. ठीक है। उसके बाद स्प्रिंग इन सीरीज एंड पैरेलल पता है, No, sir. दो स्प्रिंग अगर लगाते हो तो करा होगा। हाँ जी, समाना इस चैप्टर में नहीं कैसे? नहीं, स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना आता है सीरीज और उसमें पैरेलल में। पैरेलल में K1 + K2 हो जाता है। तो बट ऐसे तो सीरीज में नहीं। बस वही तो चक्कर है, वही तो मैं देखना चाहता था ना, ऐसे सीरीज में है कि कैसे सीरीज में है कि वैसे सीरीज में है। हाँ जी, पैरेलल कैसे है ये? अभी रुक जाओ, अभी 2-4 चीजें और बताने दो, फिर इकट्ठियां बता देंगे आप। अब इस मास को मैंने इस तरफ डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, उसके बाद तो आपने संभालना, मैं तो छोड़ते जा रहा हूं। अगर इस तरफ छोड़ दूंगा तो ये ऑसिलेट करेगा इस लाइन पे। तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो टाइम पीरियड क्या होगा? अगर इन तीनों को मैं, ये 90 डिग्री पे है, ये 135 हो गया, ये भी 135 हो गया। अगर मैं तीनों स्प्रिंग्स को यहां पे ऐसे लगा देता कि वो एक दूसरे के साथ 120 बनाते, और फिर मैं कहता कि उसको नीचे को डिस्प्लेस किया है, तो टाइम पीरियड कितना होता? करो भाई, मैंने तो सवाल दिए बेटा करने को, तुम तो कहते हो कि सवाल मत बताओ जी, सॉल्यूशन बताओ सीधा। कोशिश करोगे तो बात बनेगी ना। हाँ जी बेटा, बेटा ये 90, 130, 135 था। इसी प्रॉब्लम में अगर तीनों स्प्रिंग्स के बीच में इक्वल एंगल होते 120, 120, 120, और किसी एक की तरफ खींच लेता मैं, किसी एक स्प्रिंग की तरफ, फिर ऑसिलेट करता, तो उसका टाइम पीरियड कितना होता? देखिए, अगर तो आपने सिर्फ फॉर्मूले किए हैं कि पैरेलल में K1 + K2 हो जाता है और सीरीज में 1/K = 1/K1 + 1/K2 आता है, तब तो ये आपके बस की प्रॉब्लम्स है नहीं। आपने सिर्फ फॉर्मूले किए हैं तो गड़बड़ है। अगर आपने उन फॉर्मूलों की डेरिवेशन भी समझी हुई है तो ये शायद आप कर पाओगे। सो डेरिवेशंस तो आनी चाहिए। तो इनको, हाँ, इनको करने के, देखिए स्प्रिंग अगर पैरेलल में है K1 K2, मैं इस मास को नीचे खींचता हूं, तो दोनों स्प्रिंग्स में एक्सटेंशन जो है वो x होगी, ठीक है। अब इसमें अगर मैं इसको इधर खींचता हूं, एक में एक्सटेंशन x है, दूसरे में एक्सटेंशन है, एक में कंप्रेशन है, लेकिन इन दोनों की वजह से जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एक ही तरफ लगेगी। ये इसकी भी रिस्टोरिंग फोर्स इधर को लगेगी और इसकी भी इधर को लगेगी, तो ये इफेक्ट पैरेलल का दे रहे हैं। जब मैं दोनों स्प्रिंग को सीरीज में लगाता हूं तो उनके लिए जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस करती है फोर्स वो सेम होती है, लेकिन इसमें एक्सटेंशन x1 होगी स्प्रिंग और इसमें x2 होगी। इसमें एक्सटेंशंस अलग अलग होती हैं सीरीज में, इसमें एक्सटेंशन सेम है।
पैरेलल में है, इसमें एक्सटेंशंस अलग अलग है, ये सीरीज सीरीज में है। लेकिन ये तो सिंपल केस है बेटा। अगर मैं ऐसा कुछ बना दूं आपको तो आसानी से निकल आएगा। दो स्प्रिंग है, पहले पैरेलल में है, फिर ये इसके साथ, पहले इनका पैरेलल में निकाल लो, इसके साथ सीरीज में निकाल लो, वो तो आसान है। ऐसे केसेस कर रखे हैं आपने। जैसे वो वोल्टेज वगैरह के लिए भी। चलो इन एनी केस ये कर सकते हो, लेकिन अब इसमें पंगा कुछ और ही है। ये कोशिश करना, देखिए मैं तो बता ही दूंगा, मैं तो सवाल पूछने के साथ साथ सोल्यूशन दे सकता हूं, बट देन इट डजंट लीव ए क्वेश्चन मार्क। अगर मैं ऐसा कुछ छोड़ के जाऊंगा तो शायद आप भी ढूंढने की कोशिश करोगे एक हफ्ते में कि कैसे करना है इसको। अब है हमारे पास टोटल एनर्जी इन SHM। Can we have a break of 5 minutes?